पास कितने रीडिंग कंप्रहेंशन आते हैं? एक आपके फर्स्ट पेपर में आता है और 2 जो है आपके सेकंड पेपर में आता है। इट मीन्स 15 क्वेश्चन और आपका 30 नंबर, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर कुछ हम समझ नहीं पाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे पास, क्योंकि सीबीटी बेस्ड होता है तो बहुत सारे स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम की वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाते या फिर टाइम का इश्यू हो जाता है, ठीक है? उसकी वजह से भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं और हमारा एक बहुत ही स्कोरिंग जो पार्ट है वो हमसे छूट जाता है ना? तो आज ही मेरे से कुछ लोगों ने पर्सनली मैसेज करके कहा कि ये यूनिट के अलावा हमें दूसरा यूनिट पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिट छोटा है या बड़ा है, ये 2 दिन प्रैक्टिस करके हम कर लेंगे लास्ट में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो जब आप उसको अभी से ट्राई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएँगी और आपका एक अच्छा पार्ट 30 नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा और आपकी उस पे अच्छी पकड़ हो जाएगी, ठीक है? तो किसी भी यूनिट को छोटा या बड़ा मान करके आप लोग मत चलिए, हर यूनिट जो है इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसका लिखा हुआ है कि क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है? आपके फर्स्ट और सेकंड यूनिट को मिला करके इट मीन्स आपका 30 नंबर, ठीक है? आपके पूरे जो नेट है उसका 10% मार्क आप यहाँ से ला सकते हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि ये यूनिट के लिए मुझे इतना लर्न करना पड़ेगा, ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इस बुक को प्रेफर करना पड़ेगा, इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना मेहनत किए या बिना किसी तरह की प्रैक्टिस किए आप इसके सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि यूजीसी नेट में जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं आता है, उसका लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड लेवल का रहता है। जो हमारे रीडिंग कम्प्रहेंशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहता है हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में, ठीक है? मॉडरेट टू हार्ड लेवल का होता है ये, ठीक है? और क्योंकि आप लोगों ने अगर पहले एग्जाम दिया होगा तो सीबीटी बेस्ड जब से ये पेपर हुआ है तो ये जो आपका कंप्रहेंशन पार्ट है वो और भी ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है, हमें क्वेश्चन और जो पैसेज है वो एक साथ नहीं दिखता है, इसकी वजह से भी हमें मतलब कि हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं और टाइम इश्यू भी होता है और हमारे पास बहुत सारे ऐसा प्रेशर होता है कि हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इतना टाइम बाकी है। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं और हम ये जो स्कोरिंग पार्ट होता है उसे छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके पास आते हैं, हमारा हैबिट नहीं होता है पढ़ने का, चीजों को समझने का। जैसे कि हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम एक बार में उसको नहीं समझ पाते, उसको 2-3 बार हमें पढ़ना पड़ता है, तो हम हैबिचुअल नहीं होते हैं उसके, ठीक है? तो ये भी हमारी एक इशू होता है, लैंग्वेज इशू आ जाता है, ठीक है? आप इंग्लिश के हैं या फिर हिंदी के हैं, दोनों ही, लेकिन वो जो टफ होता है वहां पे जो वर्डिंग यूज की जाती है पैसेज में वो बहुत ही टफ होता है, ठीक है? अगर आप हिंदी भाषी हैं या फिर इंग्लिश के हैं तो भी उस चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो ये भी एक हमारे पास इशू आता है जब हम कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? और एक आता है कि हमारा कुछ सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है किसी टॉपिक को लेकर के, ठीक है? हमने उस टॉपिक के बारे में पहले से पढ़ा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ही पैसेज में उल्टी चीजें दी जाती हैं, अपोजिट चीजें दी गई होती हैं, लेकिन हमें उस पैसेज को सही मान करके आंसर सॉल्व करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पैसेज को ढंग से पढ़ नहीं पाते और उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो लगता है हाँ इसका आंसर तो ये होगा, ये इसके बारे में हमें पता है, लेकिन हो सकता है कि पैसेज में उससे रिलेटेड बात अलग तरह से कही हो या फिर अपोजिट वे में कही हो। तो ये जो सब्जेक्टिव ओपिनियन पर के बेस्ड पर जो हम आंसर कर देते हैं उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है, ठीक है? तो मैक्सिमम जब आप सॉल्व करते हैं सीबीटी, ये सॉरी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी, तो आपको 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए, ठीक है? मैक्स टू मैक्स आपका 10 टू 12 मिनट में आपका ये जो है सॉल्व होना चाहिए। और ये कैसे सॉल्व होगा, जब आपके पास अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसका तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका जो स्कोरिंग पार्ट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको कुछ अपने डेली रूटीन में अभी लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास काफी समय है, आप इसको अल्टरनेट डेज में भी करते हैं तो भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि रीड रेगुलरली, जैसे आपके पास कोई न्यूज़पेपर है या फिर कोई बुक है तो उसके बारे में कुछ रीड करिए, जो आपको अच्छा लगता है ऐसा कुछ पढ़िए, ठीक है? क्योंकि रीडिंग कम्प्रहेंशन जो है ना उसमें हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें आती हैं, लेकिन कभी फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे कहाँ से चीजें आई होती हैं वो हमें पता नहीं होता है, ठीक है? सेकंड पेपर में भी आपका ऐसे ही होता है कि कौन से पार्ट से आपका कम्प्रहेंशन बना के दिया जा रहा है ये आपको पता नहीं होता है।
तो जो आपको थोड़ा आपसे टॉपिक से रिलेटेड हो, आपके मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और जो आपको अच्छा लगता है वैसी चीजों को पढ़ने की हैबिचुअल लाइए, ठीक है। और डाइवर्सिफाई योर रीडिंग, मतलब कि अलग अलग तरह के रीडिंग, जैसे कि सिर्फ एक संस्कृत के हैं तो संस्कृत संस्कृत की चीजें मत पढ़िए, कुछ अलग चीजें जैसे कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें होती है, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें होती है, तो इस तरह की चीजों को पढ़ने का अपने डेली रूटीन में लेके आइए, ठीक है। और मीनिंगफुल रीडिंग और टेक योर टाइम, मतलब कि इन दोनों का मतलब क्या है कि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, पेज खोलते हैं और बस पढ़ते जाते हैं, रीडिंग करते जाते हैं, लेकिन हमारे हमारे अंदर वो चीज मतलब आत्मसात नहीं होती है कि वो क्या चीज कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेकर के उसको मीनिंगफुल रीडिंग करिए कि क्या उसका मीनिंग है, उसको एब्स्ट्रैक्ट निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इसको डेली रूटीन में थोड़ा सा लेके आते हैं तो। ये सब तो एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके लिए था कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्या होता है और उससे क्या चीजें होती हैं। तो आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, पहला है आपका स्किमिंग और दूसरा है स्कैनिंग, ठीक है। जब आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है तो ये दो चीज आपके पास होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला क्या है, स्किमिंग। स्किमिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि स्किम का मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्किम्ड मिल्क, मतलब कि उसमें से घी या उसका मेन पार्ट जो होता है उसको क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, मतलब कि उसका जो मूल जो भाग होता है उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो जो आपका मतलब रीडिंग कम्प्रहेंशन करते समय आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, तो आपको एक बार पढ़ के उन चीजों में एक्चुअली उसमें क्या बोला गया है, ठीक है, वो चीज आपके पास अ, वो चीज आपके पास होनी चाहिए, मतलब कि समझने की ताकत होनी चाहिए कि जब आप एक बार पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो वो मेन उसमें क्या बोला गया है वो चीज आपको पता चल जाए, ठीक है। फिर स्कैनिंग करना, मतलब कि जो आप करते हैं स्कीमिंग, जैसे कि यही लाइन मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये मेन चीजें जो आर एंड द लिखा हुआ है, कैन बी लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, ये सारी चीजों को छोड़ करके स्कैन करना, मतलब कि आपका दिमाग वही मेन चीजों को, जैसे इसमें क्या लिखा है, ये एक रीडिंग स्ट्रेटेजी होता है, वेरियस सिचुएशन स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जब हम इसको दो लाइन को पढ़े तो हमें समझ में आ गया कि स्कैनिंग और स्किमिंग क्या है, कि एक रीडिंग स्ट्रेटेजी है जो जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट से डील करना होता है उस समय हम इस ट्रिक का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। जब हमें क्विकली किसी चीज को ग्रेस्प करना है, ठीक है, जब हमें जल्दी से उस चीज के बारे में पता करना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक लाइन को तीन तीन बार पढ़ें, उसके बाद उसका मतलब निकालें, फिर कहीं जा करके हम आंसर करें, तो इस तरह से हमारे पास टाइम नहीं होता है जब हम ट्रिक सॉल्व करते हैं या फिर जब हम पैसेज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उस समय आपके पास ये होना चाहिए कि उसमें मेन चीज क्या लिखा है, एक लाइन पढ़ने के बाद वो चीज आपको पता चल जानी चाहिए कि हाँ इस लाइन में मेन चीज क्या है। और ये चीज कब आएगी आपके पास, जब आपकी रीडिंग हैबिट होगी, ठीक है। जब तक आपके पास रीडिंग हैबिट नहीं होगा, जब तक आप रीड करने के हैबिचुअल नहीं होंगे, तब तक आपके पास ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। तो डेली थोड़ा सा अपने आप में रीडिंग करने का कोशिश करिए और कुछ कुछ ऐसे स्कैनिंग एंड स्कीमिंग के जो टेक्निक्स हैं उसको यूज करिए, ठीक है। एक लाइन में हर पूरी वर्ड टू वर्ड ना पढ़ करके उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। ये तो आपका थोड़ा सा ट्रिक हुआ। बाकी हम देखते हैं कि क्या ट्रिक है रीडिंग कम्प्रहेंशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वैसे आप लोग पहले से इसके बारे में जानते हैं, सॉल्व किया होगा कुछ ट्रिक्स, इसके अलावा भी आपके कुछ अलग ट्रिक हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक ट्रिक होता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं जब हम रीडिंग कम्प्रहेंशन सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो मोरल या फिर टाइटल बेस्ड, आपके पास जो पैसेज है उसका टाइटल क्या है या फिर उसका मोरल क्या है, उस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, या फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। मतलब कि उसका मेन उसका पार्ट क्या है उसके बारे में आपको पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा आपको क्या होता है, सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके उसी पैसेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा आपके पास होता है सिनोनिम और एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन।
तो बेसिकली जब हम देखते हैं नेट से रिलेटेड क्वेश्चन जब होता है, तो आपका ये 2 क्वेश्चन कम पूछा जाता है, मोरल कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है? ज़्यादातर टाइटल और सिनोनिम, एंटोनिम यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के विषय में आपसे इतना ज़्यादा अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है पूछा जा सके। तो सिंपली हमें सबसे पहले कौन-सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन अलग-अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो भी आपको सबसे पहले सिंपल इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, ठीक है? जो प्रश्नवाचक सिंपल वाले जो होते हैं, कब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ के जो क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, ठीक है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है? नहीं मैम, आ रही है, क्लियर आ रही है एकदम। किन्हीं ने मैसेज किया है, वो जानवी है शायद। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? तो सिंपल इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद जब आपके पास मोरल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जब हम सिंपल इंटेरोगेटिव के 3-4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें एक मतलब कि नॉर्मल आइडिया हो जाता है कि हाँ, इस पैसेज में क्या चीज दिया हुआ है, इस तरह का हमें एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है? तो उस आइडिया के साथ हम फिर उसका टाइटल या मोरल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक-एक क्वेश्चन के लिए हर बार पैसेज पढ़ें। तो हमें क्या है कि कम से कम टाइम में इन चीजों को सॉल्व करना है। तो जब तक आप इन इसको सॉल्व करते रहेंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया उस पैसेज का मिल जाएगा कि उस पैसेज में क्या-क्या चीजें हैं। तो तब आप टाइटल का कर सकते हैं। और रही बात सिनोनिम और एंटोनिम की, तो ये आपके वोकैब पे डिपेंड करता है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, ठीक है? जब आपका वोकैब अच्छा रहेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या है कि उसमें लिखा होता है, जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग, ठीक है? इस तरह का लिखा होता है। लेकिन क्योंकि हमें जल्दी सॉल्व करना है और ट्रिकी वे में सॉल्व करना है, तो पैसेज को हमें नहीं पढ़ना है पहले, ठीक है? सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को देखना है कि क्या-क्या क्वेश्चन उनमें दिए हुए हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक टारगेट होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको अचीव कर पाते हैं, ठीक है? मतलब कि पहले ही आप पैसेज पढ़ने लग गए, तो आपके पास कोई टारगेट नहीं है, और क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके जो वर्डिंग्स होते हैं, वो बहुत टिपिकल होते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश के भी हैं, तो भी उनको इतना जल्दी नहीं समझ पाते, ठीक है? तो जब हमारे पास एक टारगेट रहेगा कि हाँ, हमें क्या सॉल्व करने, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस जब आप पढ़ते रहेंगे पैसेज, तो आपको ध्यान में आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, तो इसका आंसर मुझे यहाँ से मिल सकता है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इसका आंसर मुझे सेकंड पैरा से मिल सकता है, ठीक है? तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस पैसेज को पढ़ने आएंगे या फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस समय आप सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है? आप ढूंढेंगे नहीं कहीं पे। अगर आपको फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको पता है कि फिफ्थ पैराग्राफ में या फिर लास्ट साइड वो आंसर है, तो आप लास्ट में ही जाकर के उस आंसर को क्या करेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है? तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको केयरफुली पहले देखना है कि क्या-क्या क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, ठीक है? और क्योंकि ये एक सीबीटी बेस्ड होता है, तो आपको याद नहीं कर सकते या फिर पेपर में नहीं होता है, तो हम बार-बार पलटा नहीं सकते। तो आपके पास पेज होता है, रफ पेज, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसके जो सिंपल-सिंपल पूरा क्वेश्चन या पूरा आंसर आपको नहीं उतारना है, बस उसका हेडलाइन आपको उतारना है। जैसे कि हम देखेंगे क्वेश्चन, तो उसका जो मेन-मेन वर्ड है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, तो उन चीज़ों को आपको अपने पेपर में नोट डाउन कर लेना है। ताकि आपको पता चले कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये उसके मेन वर्ड है, कीवर्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? जो उस क्वेश्चन का कीवर्ड है, उसको आपको क्या करना है, अपने जो पेज है, रफ पेज, उसमें 1 2 3 करके आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है? उसके बाद क्या है, फाइंड आउट द रिलेटेड टर्म इन द पैसेज, वही जैसे कि आपको कीवर्ड लिखा हुआ है, तो उसी रिलेटेड टर्म्स को आप क्या करेंगे, उस पैसेज में ढूंढेंगे, ठीक है? डायरेक्ट पूरा पैसेज पढ़ने हम नहीं लगेंगे, हमने पहला क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड्स हमने क्या किए, देखे, ठीक है? कीवर्ड्स को हमने जाके पैसेज में ढूंढा और वहां से रिलेटेड हमने क्या कर लिया, उस आंसर को सॉल्व कर लिया। तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, क्योंकि बाद में कोई आपसे पूछने नहीं वाला है कि आपने पैसेज पूरा पढ़ा था या नहीं, पैसेज आपको समझ में आया था या नहीं, या आपके इंग्लिश हिंदी का वहां पे टेस्ट नहीं होता है, ठीक है? तो आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कम से कम समय में सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये भी एक उसका ट्रिक है।
और अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर पैराग्राफ और लाइन ऑफ द रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका रिलेटेड क्वेश्चन है उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ या लाइन के विषय में हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे या समझेंगे उसी पर्टिकुलर लाइन को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाइन टू लाइन जो लिखा होता है उसी में से आपको आंसर ढूंढ के निकालना होता है। ठीक है, लेकिन अभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अभी क्या है कि आपका लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अभी आपका क्या होता है कि उस लाइन को समझ करके आपको आंसर देना है। तो हम क्या पूरा पैसेज नहीं समझने जाएंगे, हम सिर्फ उस कीवर्ड से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड होगा उस कीवर्ड से रिलेटेड उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को हम समझेंगे, उसी पर्टिकुलर लाइन को हम समझेंगे और उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, आंसर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो अभी हम एक सॉल्व करते हैं। ये इजी है थोड़ा, क्योंकि ये 2018 में आया था। ठीक है, जुलाई में नेट 2018 में आया था और ये थोड़ा इजी है। इसमें क्या है, वर्ड टू वर्ड आपके दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग को हिंदी में सॉल्व करना चाहेंगी या इंग्लिश में? हिंदी में। बोथ लैंग्वेज हो, हिंदी ही चलेगा। मैम हिंदी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। वही क्वेश्चन है आपका हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके हिंदी में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, तो मैं आप लोगों को, मैम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। डिस्प्ले नहीं हो रहा है? नहीं, जब से स्टार्ट होगा तब से नहीं हो रहा है। सभी को नहीं हो रहा है या सिर्फ आपको नहीं हो रहा है? कोई कंफर्म करिए। जी मैम। नहीं मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही है केवल। अरे तो आप लोग को बताना चाहिए था। आप लोगों को पहले ही बताना चाहिए था। बीच में वॉइस भी चला गया था, मैंने मैसेज भेजा है ग्रुप पे। नहीं, वॉइस तो मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि क्लियर है ऐसा करके। मैं फिर से रिजॉइन हुई हूँ तब आया। नाउ इट्स विजिबल। अभी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। चलिए, मैं आपको फर्स्ट से थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये हमने देखा रीडिंग कम्प्रहेंशन, जिसमें कि मैंने जी आपको हो रही है अब। हाँ हाँ, जिसमें कि मैंने अब हो आपको रही है। ये सारी चीजें बताई थी कि 10% मार्क्स हैं एंड ऑल। और आपका क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आते हैं। ठीक है, और रीडिंग कम्प्रहेंशन में कैसे आप रीडिंग कम्प्रहेंशन के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग क्या है उसके बारे में हमने देखा था। एंड लास्ट में हमने ट्रिक देखे थे कि किस तरह के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। Yes. तो अभी आप लोगों ने कहा कि इंग्लिश हिंदी में सॉल्व करेंगे आप लोग, तो अभी हम हिंदी में चलते हैं। यस, ये आपका हिंदी क्वेश्चन है। प्रीवियस वही इंग्लिश क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगी तो जिनको इंग्लिश में पढ़ना होगा वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी में पढ़ना होगा वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने प्रीवियस जो मैंने समझाया वो क्लियर है आप लोग को? ट्रिक क्या क्या है उसके रीडिंग कम्प्रहेंशन सॉल्व करने के? ये सभी को विजिबल है? हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि ट्रिक में हमने पहला ही पढ़ा देखा था कि हमें क्या है कि पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले हमें कहाँ जाना है, क्वेश्चन में जाना है। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन में जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पहला। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त गद्यांश अनुसार निम्नलिखित में से कौन से चौथे आयाम को इंगित करता है। ठीक है, तो फिर वहां पे 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, फिर आपको उन चारों में से भी चूज करना है। तो पहला है आपकी जन आकांक्षाएं, दूसरा है आधुनिक गतिशीलताएं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था, और चौथा है आपका सामरिक हित। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सॉल्व करते हुए क्या देखना है, सबसे पहले आपको सॉल्व करते हुए क्या देखना है कि पहला क्वेश्चन देखना है। ठीक है, कि क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सब, ये सब नहीं लिखना है आपको, चौथा आयाम को इंगित करता है, ये आपको लिखना है अपने पेज में।
ठीक है, जब जो आपका रफ पेज होगा, अभी सभी आप लोग रफ पेज लेके बैठिए। आपको चौथा जो इसका मेन जो टर्म है, मेन कीवर्ड हमारा क्या है इस क्वेश्चन का, कि चौथा आयाम को इंगित करता है वो क्या है। ठीक है, ये आपका कीवर्ड है। इसके पहले आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, उपरोक्त गद्यांश अनुसार निम्नलिखित में से, ये सारी चीजें नहीं, आपको सिर्फ उसके कीवर्ड लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर में हम जब जाते हैं तो क्या आता है, जन आकांक्षाएं, आधुनिक गतिशीलताएं, इसको आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था, और फिर क्या है, सामरिक हित, ये चार आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके बाद आप जा करके क्या करेंगे, अपने पैसेज में, पूरा आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले देखना है चौथा आयाम कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि चौथा आयाम यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? तो फिर हमें क्या करना है कि चौथा आयाम जहां पे लिखा हुआ है, जिस भी लाइन में हमारा चौथा आयाम आया है, उस लाइन को हमें, उस लाइन जहां से ये स्टार्ट होती है, जैसे कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये प्रौद्योगिकी आवश्यकीकरणता एक चौथे आयाम समय पर भी ध्यान रखती है, जो व्यवसाय अनुसार एवं प्रौद्योगिकी की आधुनिक गतिशीलता के निश्चित है और जो निरंतर बदलते लक्ष्य के अग्रसर है। हमारा मानना है कि ये चौथा आयाम, देखिए अब दूसरे बार भी आया है, चौथा आयाम के संदर्भ में जनता की आकांक्षाओं के निरंतर हो रहे परिवर्तन, वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था, सामरिक महत्व, यही सब आया था हमारे उसमें। ठीक है, सामरिक महत्व आया था, वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था आया था, और क्या आया था, और क्या आया था, जन आकांक्षाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मानव की या जनता की आकांक्षाएं, वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था और सामरिक महत्व। ठीक है, ये तीन वर्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और पूछा भी यहीं से गया है, क्या है, चौथे आयाम से रिलेटेड। तो आपको बस इतना पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, कहीं भी आपको नहीं जाना है। क्लियर हो रहा है ना? मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, नेक्स्ट आप ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर आपको ये समझ में आ गया, ये जी। चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं, पहला चौथा आयाम। फिर उसके बाद आप जब पढ़े हुए रहेंगे क्वेश्चन को, तो आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जनता की आकांक्षाएं, यानी कि जन आकांक्षाएं, कुछ जो वर्डिंग है वो आपका क्या होता है, इधर उधर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, जनता की आकांक्षाएं, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, जन आकांक्षाएं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, जनता की आकांक्षाओं, और वहां पे लिखा है जन आकांक्षाएं, मतलब कि मतलब उसका क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन कुछ वहां पे क्या है, फेरबदल किया होता है, ताकि आपके आंसर में वर्डिंग बहुत लंबे ना हो, छोटे हो, इसलिए। ठीक है, और वहां पे भी क्या है, वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था, ये भी लिखा हुआ है, और क्या है, सामरिक महत्व, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज आपका क्या होगा, जो भी ये तीनों जो है जहां पे होंगे, जैसे कि ए है, बी है, सॉरी बी नहीं है, ए, सी और क्या है, डी। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में आपका ये तीनों होगा, ए, सी और डी, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना कि कैसे सॉल्व करना है? हाँ मैम, आप समझ में आया। आगे उसके वो अक्षर के आगे पीछे देखना है सिर्फ। हाँ, जी, मतलब आगे कि का कौन आपको सा उस कीवर्ड का, अक्षर का नहीं, सिर्फ वो वहां पे जो मेन कीवर्ड होगा, उसी कीवर्ड को जाकर के ओके आपको गद्यांश में या फिर जो आपका पैसेज है उसमें ढूंढना है, और उसी के लाइन को पूरा आपको पढ़ना है, और उस लाइन को समझ करके आपको क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ओके पे मैम, थैंक ऑप्शन यू। है आपका केवल ए और सी, डी। चलिए नेक्स्ट, अभी आप लोग सॉल्व करिए ये क्वेश्चन, आप लोग लिखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, अधिक उत्पादक रोजगार आवश्यकता, बस इतना आप 4 वर्ड लिख लेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉरी आंसर्स पढ़ेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग, भू राजनीति, सोच विचार, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का दायरा सीमित करना, विशाल उद्योग। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, फिर आप जाएंगे पैसेज में। क्लियर है? सभी ने लिखा क्या, ये कॉपी पेन है आपके लोगों के पास, नोट डाउन कर रहे हैं? क्योंकि ये मैं सॉल्व करके हाँ बताऊंगी, जी आपको मैम। समझ में जी नहीं आएगा। मैम, ठीक है, जी आप लोग मैम। खुद ही सॉल्व करिए। चलिए अब ढूंढ के बताइए आंसर।
सभी लोग मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे आंसर। पहले आप लोग आंसर ढूंढिए। इसी तरह का उसमें भी क्या होता है, मतलब कि जो आपका सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो उसमें भी इसी तरह का होता है, ठीक है, कि आपको फिर से इधर स्क्रॉल करना है, क्वेश्चन में स्क्रॉल करना है, फिर पैसेज में जाना है, इधर स्क्रॉल करना है, उधर स्क्रॉल करना है। तो बेहतर यही है कि आप इसको किसी कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपके लिए ज्यादा इजी है, या आप उसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अपने एग्जाम से। आप पेपर लेकर के या कोई बुक से सॉल्व करेंगे तो आप इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बुक में क्या होता है, हम मार्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वहीं पे क्वेश्चन दिया क्वेश्चन होता है, दिखा दीजिए एक बार। ठीक है जी। क्वेश्चन दिखाओ मैम फिर एक बार। हो गया आंसर ढूंढा आप लोगों ने? ए होगा इसका। मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे सभी। अब एक बार मैम इसका मल्टीपल वो तो नहीं है ना मैम, मल्टीपल ऑप्शंस में तो नहीं है ना मैम इसका आंसर? नहीं नहीं, इसका आंसर मैम ऐसे ही है। मैम इसका आंसर मैम 2 होगा, भू राजनीतिक सोच विचार। 2 का 1 पैराग्राफ बोल रहे हैं, 2 का ए बोल रहे हैं कोई, और पैराग्राफ बाकी दिखा सभी दीजिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोग को? आ रही है मैम। आ रही है मैम। एक्चुअली एक बार पैसेज फिर से दिखाइएगा। मुझे लगता है कि आप लोग को दोबारा से रिज्वाइन करिए, मे बी आपका नेटवर्क इशू होगा। चलिए, तो बाकी सभी भी सॉल्व करिए, अभी 2-3 लोग का ही आंसर मुझे मिला है। टू का 2, ठीक है। चलिए अभी हम क्वेश्चन में चलते हैं। अभी मुझे कितने लोगों के आंसर आए हैं? 2-3 लोग, 4-5 लोगों ने ही दिया है आंसर, बाकी सभी ज्योति, अंशिका और पूजा एंड जानवी जी ने उस वहां पे दिया है 2 का ए, ठीक है। तो चलो मैं आंसर दिखाऊं। यस मैम। 2 का ए ही है, प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग। अब चलिए देखते हैं जो 2 का 2 बोल रहे थे उनके लिए। तो क्या पढ़ना था हमें? जस्ट 1 मिनट में ये क्वेश्चन देख लेंगे। अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक। तो ये वर्ड हम ढूंढेंगे कि अधिक उत्पादक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, अधिक उत्पादक, ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ से हम शुरू लाइन से पढ़ेंगे, ये सब क्या क्या है, यहाँ तक हो गया हमारा खत्म। ये हमने पढ़ लिया था, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये लाइन। तो यहाँ से पढ़िए, मानव इतिहास के मूल में प्रौद्योगिकी विकास समाया रहता है और इसका उपयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्तियां अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने तथा मानव कौशल के अद्यतन बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोग के बिना हम आने वाले समय में अपने लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए ये पहले लाइन में आपका आंसर इसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस है तो ये वर्ड इसी लाइन में, लेकिन इसका आंसर जो है पहले लाइन में नहीं दिया है, उसका आंसर जो है दूसरे लाइन में दिया है, ठीक है। कि ये तो बताया यहाँ पे कि आपका कि प्रौद्योगिकी उत्पादक में मतलब कि अधिक करने के लिए, आप अधिक रोजगार पैदा करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन इसके बाद 2 चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकियों के व्यापक अनुप्रयोग के बिना हम, ठीक है, 2 चीज आ रहा है यहाँ पे, बिना हम आने वाले समय के लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है।
प्रौद्योगिकी के विकास क्या प्रयोग किए बिना, या फिर मेन यहाँ पे ये जो वर्ड है टेक्निकल का यूज किए बिना या टेक्नोलॉजी का यूज किए बिना हम क्या है कि सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स क्या है कि हमें अगर हमें सर्वांगीण विकास करना है या फिर अधिक उत्पादन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे क्लियर है? जिन्होंने 2 आंसर दिया था उनके लिए। भू राजनीतिक सोच विचार, ऐसा आपने किसी ने आंसर दिया था, तो इसका आंसर आएगा प्रौद्योगिकी का विकास, व्यापक अनुप्रयोग। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा। मैम पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ। चलिए, सभी चैट बॉक्स में आंसर देंगे थर्ड का। क्वेश्चन दिखा दीजिए। Yes. मैम एक बार ज़्यादा दिखा दी। थ्री का ऑप्शन देखना एक बार फिर से। कोई नहीं, देखिए ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग किसी डेस्कटॉप पे या फिर इस तरह से ही सॉल्व करिएगा, ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से इसका पता चलेगा। टू, 3 का 2, ठीक है। जानवी जी ने में भी 3 का 4 ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हाँ, 3 का 2 आंसर है। अब ये कैसे है ये देखते हैं पहले। अनुपस्थिति में किसका मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आया है, प्रौद्योगिकी पर अपेक्षाकृत अधिक बल की अनुपस्थिति में निम्नलिखित स्तरीय उत्पादकता मूल्य प्रकृति संसाधनों की बर्बादी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है। और इससे पहले तो नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, अनुपस्थिति में क्या क्या है, निम्न स्तरीय उत्पादकता। ठीक है,
एक तो यहाँ पे आया निम्न स्तरीय उत्पादकता, दूसरा क्या है मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ है। ये तो है एक आपका कि निम्न स्तरीय, ए तो सीधा सीधा ही कट जाएगा क्योंकि ए हाँ, का तो कम प्रदूषण, वहाँ ठीक है। पे। कम प्रदूषण तो ऐसा टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा कुछ कम प्रदूषण का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। होता है देखिए टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब का देखेंगे तो, बट आपके फर्स्ट टेक्स्ट उसमें नहीं दिया, पैसेज में नहीं दिया है, ठीक है। और मूल्य यहाँ ये दिया हुआ है मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, ये दी हुई है। निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन, ये भी दिया हुआ है। और अत्यंत गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान। तो यहाँ पे क्योंकि 3 ऑप्शन ही चूज करना है तो इसलिए यहाँ पे क्या है आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके नेक्स्ट में भी दिया होगा कि गरीबों को नुकसान होगा, ऐसा भी दिया होगा वहां पे। निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन से जुड़े क्रिया अत्यंत, हाँ ये देखिए अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई। ये आपका देखिए ये पहले का क्वेश्चन है, मैं ये भी बता देती हूँ। ये पहले का 2018 का क्वेश्चन है, तो आपको पूरा पैसेज में ही मिल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ना, उसमें आपको सारी चीजें ऐसी नहीं मिलेंगी। चलिए एक चौथा क्वेश्चन है आपका, यस, प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम होगा। एक बार आप प्रश्न पढ़ लीजिए अच्छे से। प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम। देखिए अनियंत्रित प्रौद्योगिकी समृद्धि, संयंत्रण, मशीनरी का आयात, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को गौण मानना, हमारे लोगों को गरिमामय जीवन तक पहुंचाना। ये आपके कुछ पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए हुआ क्या। 1 मिनट। सभी लोग जो भी यहाँ पे हैं वो सभी आंसर करेंगे। और आज से आप लोग एक या तो अल्टरनेट डेज में एक रूटीन बना लीजिए कि हमें एक जो है कंप्रेंशन सॉल्व करना है, और डेस्कटॉप पे ही सॉल्व करिए, ठीक है। अपने किसी कॉपी बुक या फिर इस तरह से लेके मत सॉल्व करिए, डेस्कटॉप पे सॉल्व करिए। या फिर आप किसी भी फोन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट फोन में भी थोड़ा इजी होता है। डेस्कटॉप वगैरह में आप सॉल्व करिए उसको। मैम क्वेश्चन दिखाइए एक बार। मेरे को पैराग्राफ दिखा दीजिए। 4 का 2 बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम।
बाकी सभी भी आंसर करेंगे। 2 लोगों का ही आंसर मिला मुझे अभी तक और शायद जानवी जी ने भी किया है, पता नहीं। 4 ठीक है, ठीक है, तो मैं भी आंसर शो करती हूँ। यस, इसका है हमारे लोगों को गरिमामय जीवन तक पहुंचाना। तो श्रवण जी ने मे बी 2 आंसर दिया है, तो आपने ऐसा क्यों दिया है एक बार हम देख लेते हैं। संयंत्र संयंत्र मशीनरी का आयात, ऐसा आपने आंसर दिया है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर है हमारे लोगों को गरिमामयी जीवन तक पहुंचाना। तो देखिए वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है प्रौद्योगिकी आयातों के लाभ आगतों के लाभ का परिणाम, ठीक है, कि जब हमारे पास टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है वो आएगा तो उसके क्या लाभ होंगे। तो यहाँ तक हमने एक तरह से पढ़ लिया था, देखिए, तो उससे पहले तो हमें नहीं दिखा था, तो इससे आगे हम देखते हैं। इससे आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे हमारी जनता को एक नए जीवन तक पहुंचाना और जीवन प्रदान करना जिसके लिए वह हकदार है या इस बारे में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। मतलब कि क्या है कि जो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी है वो आएगी, या टेक्नोलॉजी जो है वो हम अगर उसको डे टू डे लाइफ में अपना वो करेंगे, मतलब कि लाएंगे उसको, तो उसका क्या महत्व होगा कि हमारे जो जनता है उस तक जो है नए जीवन तक को पहुंचाना। क्योंकि पहले हमारी लाइफ जो थी वो अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, लाइक आप देख रहे होंगे कि पहले क्या है बैलगाड़ी से जाया करते थे, लेकिन अभी वो चीजें हैं टेक्नोलॉजी और भी ये सारी चीजें जो आ रही है हमारी की कंप्यूटर बेस्ड वगैरह जो भी चीजें, मोबाइल फोन, बहुत सारी चीजें जो ये सब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आपके आएंगे। तो इन सब टेक्नोलॉजी को जब हम लेके आएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक है, नए जीवन को हम उन तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आपका है। ओके मैम, समझ गया। ठीक है, तो ये आपका 5th और लास्ट क्वेश्चन है विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक। सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए और ये भी नोट करना सीखिए कि क्या आपको नोट करना है, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन नोट करते चलेंगे ये भी आपका क्या है कि टाइम वेस्ट है। तो ये सब चीज भी आपको सीखना है साथ ही साथ। चलिए, मैम ऑप्शन नहीं हटाना था अभी, बस 2 सेकंड और रुक जाइए। जी, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आप लोग पैसेज में जाएंगे। अब वहां पे देखिए, मैम क्वेश्चन दिखाइए, आंसर मिला है। वेट वेट, हाँ 1 मिनट आप क्वेश्चन ठीक है। जी दिखा दीजिए। 5 का 4,
पैसेज हो या फिर ये सारी चीजें हैं, जब आप लॉजिकल रीजनिंग में भी यही कहा जाता है कि आपको अपना जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है वो वहां पे नहीं लगाना है, ठीक है। आपको उसके बारे में कितना ज्ञान है वो अलग चीज है, लेकिन पैसेज में जो चीज दिया हुआ है वही चीज आपको उसमें सॉल्व करना है, ठीक है। मैम एक बार पैराग्राफ लिखेंगे। अभी 2-3 लोगों ने ही आंसर दिया है। चलिए लास्ट हम चलते हैं। वेट मैम। ये जो इतना आप लोग का टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है वो भी आप लोग को कम करना है, ठीक है। तो इसलिए डेली प्रैक्टिस करना भी से स्टार्ट कर दीजिए। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है पैसेज के लिए, और वहां पे इतना आपका दिमाग खराब होता है कि पैसेज स्क्रॉल करने के चक्कर में ही हम छोड़ देते हैं। तो उन चीजों को अभी से ओवरकम करने के लिए, टाइम कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना चालू करिए, ज्यादा से ज्यादा पैसेज सॉल्व करना चालू करिए, ठीक है। ताकि आपके जो 30 मार्क्स हैं वो सिक्योर रहें। और ये इस तरह के जो स्कोरिंग यूनिट है फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी, आपके अपने सब्जेक्ट में भी होंगे, हमारे भी सब्जेक्ट्स में है। तो उन स्कोरिंग यूनिट को अगर आप ध्यान देते हैं तो फिर आपका मतलब स्कोर अच्छा आता है, ठीक है। और जो जीआरएफ करना चाहते हैं, जो जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट पेपर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, इट मीन्स आपको फर्स्ट पेपर पे ध्यान देना ही पड़ेगा। जिनको नेट क्वालिफाई करना है वो हो सकता है कि वो सेकंड पेपर पढ़ के ही अपना कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर को इतना ध्यान नहीं देंगे, उनका आता है 20 तक भी उनका आ जाता है और फर्स्ट सेकंड पेपर उनका अच्छा है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिनको जेआरएफ क्वालिफाई करना है उनको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पर ही ध्यान देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन पे चले। जी 4-3-4-3 ऐसा कन्फ्लिक्ट हो रहा है आप लोगों में, तो देखते हैं। सबका आंसर संकेंद्रित प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। मतलब कि चौथा आंसर है। काफी लोगों ने 3 दिया है, कुछ लोगों ने जो है 4 दिया है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसका। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे आंसर दिया है संकेंद्रित प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास। अब हम एक बार पैसेज में जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट अब इसी में आगे हम पढ़ते हैं। व्यापार और जीडीपी में वृद्धि की दृष्टि से आर्थिक, ये सब हो गया, यहाँ तक नहीं है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, आगे देखिए, मशीनरी, उपकरण और तकनीकी ज्ञान के बल पर सफल नहीं हो सकता। अल्पकालिक यथार्थों पर ध्यान देते हुए हमारे प्रौद्योगिकी के माध्यम से दीर्घकालिक रणनीति द्वारा प्रौद्योगिकी शक्ति का विकसित करना विकसित भारत की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि ये मेन आपका वही है कि साकार करने में क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आंसर है आपका कि अल्पकालिक यथार्थ पर ध्यान देते हुए उद्योग के माध्यम से दीर्घकालिक रणनीति पर प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास करना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन एक बार जाके देखते हैं।
सांकेतिक प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास। देखिए वही मैंने बोला, कुछ आपके वर्डिंग जो है वहां पे अलग होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे। तो जो मिलते जुलते हैं या उनका मतलब समझ करके आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो आपका ये आंसर है प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास। समझ में आ गया सभी को? जी मैम। ठीक है। तो किन्होंने, बताइए कि किसने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है? सभी आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि यस और नो। कितना किया है ये भी लिखिए। एक क्वेश्चन लास्ट वाला गलत हो गया बस। 8 स्कोर किया है आपने। मेरे 2 गलत हो गए हैं शायद, 4 या 2 और 4 गलत हो गए हैं मेरे। 9 कैसे स्कोर करेंगे विशाल जी? या तो 8 करेंगे। 8 हो गए। 2 मार्क्स के है ना एक क्वेश्चन। किसी के नहीं आया शायद। हाँ देखिए 10 आउट ऑफ 10 किसी के नहीं है तो हाँ सॉरी मैम मेरे अंशु। क्वेश्चन कोई गलत नहीं हुआ, बट एक क्वेश्चन छूट गया, मिस हो गया, मैं उसका आंसर कर नहीं पाया। तो ये 9 थोड़ी ना होता है, ये आपने 8 ही किया है। अगर आप नेट में जी पेपर जी। छोड़ के आएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने किया, टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं किया तो आपको उसके 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ 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 हाँ। इट जी मीन्स जी जी। आपने 8 ही किए, चाहे आपको छोड़ा चाहे गलत जी किया। जी जी। ठीक है। रितु जी का 10 आउट ऑफ 10 है, वेरी गुड। और बाकी सबका है 6 8, ठीक है, 6 8। तो देख रहे होंगे आप लोग, अभी ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। अभी हम कल नेक्स्ट और हार्ड क्वेश्चन करेंगे, जो रिसेंट के क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। और ये यूनिट ये समझ के मत चलिएगा कि ये तो हो जाएगा, तो हो नहीं जाएगा, आपको करना पड़ेगा। और ये स्कोरिंग यूनिट है, इस सब यूनिट में अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, अपना मतलब कि थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, तो आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, और जो आपके नेट या जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट कल हम 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, बाकी आप लोग